नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। नाज़रीन, रवां हफ्ते इस्लामाबाद में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। अरसे के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कौमी असम्बली में आए और उन्होंने लंबी चौड़ी खिताब की। उन्होंने भी एक मज़ीद एक कंट्रोवर्सी पैदा की। उसके साथ जो वफाकी काबीना के लोग हैं उनके जो इख्तलाफात की चीज़ें, जो मसाइल हैं या उनकी जो बाज़गश्त है, वो उन वज़रा ने खुद ही मंजर पे वो लाए हैं। इसके साथ साथ हुकूमत जमात के MNAs के इख्तलाफात, उनकी चीख पुकार मंजर पे आई है। और बड़ी बात जो आवाम के लिए एक पेट्रोल बम जो गिराया गया है कल, वो अचानक 26 जून को गिराया गया। हालांकि पहली तारीख से पेट्रोल प्राइस चेंज होनी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले ये किया गया। जून में 15 दिन तो लोगों को पेट्रोल ही नहीं मिला। उसके बाद कहा गया कि इंक्वायरी शुरू की गई, जिन्होंने बहरान पैदा किया। अब इंक्वायरी तो अपनी जगह, लोगों को लेने के देने पड़ गए। तो ये नई डेवलपमेंट्स है। हमारे साथ आज हमारे मेहमान हैं आमिर वसीम साहब। आमिर वसीम साहब से सीनियर कॉरेस्पोंडेंट हैं डॉन में और पॉलिटिकल इशू देखते रहते हैं। आमिर साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। बोलो आमिर, ये क्या हो रहा है? ये रवां हफ्ते जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो मैंने जिनका जिक्र किया, आपने वो चीजें सुनी और उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। ये अचानक ये चीजें क्या हो रही है, क्या होने जा रहा है? आपको क्या लग रहा है? क्या जो इमरान खान की जो स्पीच थी उसमें बेबसी नहीं थी? कोई ऐसे लग रहा था कि उन्होंने एक अपने जो 2 साल की जो कारकर्दगी है या 22 माह की, वो पेश कर दी एक रुकेश के साथ, भाई मैं ये कर पाया हूँ, मजीद इससे ज्यादा कुछ मुझसे हो नहीं पा रहा। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। वजीर आजम साहब ने जो पार्लियामेंट में तकरीर की और बड़े अरसे के बाद पार्लियामेंट में तशरीफ भी लाए और उन्होंने बात की, और उस दौरान जो उनकी तकरीर थी जिसपे लोग ये तवक्को कर रहे थे कि वो अपनी तरजीहात बताएंगे, अपनी कुछ आगे के हवाले से भी बात करेंगे, उन्होंने वही पुरानी तकरीर जो हमेशा से करते चले आए हैं कि जब हमें हुकूमत मिली तो क्या हालात थे और हमने क्या कुछ करने की कोशिश की और फिर कोरोना आ गया। और उस तकरीर के दौरान भी आपने देखा कि जो कंट्रोवर्सीज बनी, उनके अल्फाज का जो सिलेक्शन था कि आप एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, आप पार्लियामेंट के फ्लोर पे बोल रहे हैं, तो आपको बड़ा मोहतात होके बोलना पड़ता है। आप कोई जलसे में खिताब नहीं कर रहे। अब वो जो स्लिप ऑफ टंग की हम बात कर रहे हैं, जिस हवाले से उसामा बिन लादेन के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो अगर आपसे एक स्लिप ऑफ टंग हो गई है तो आप उसकी वजाहत कर दें। वजीर आजम साहब की तरफ से कोई वजाहत नहीं आ रही, लेकिन आमिर भाई, मैं आपको इंटरप्ट करता हूँ। ये कौन सी स्लिप ऑफ टंग है जो एक मरतबा वो कहता है कि मारा गया, उसके बाद फिर उसको वो कहता है कि उसको शहीद कर दिया गया? ये तो इंटेंशनली उसने नहीं कहा, आपको नहीं लग रहा है? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले हलाक का और फिर शहीद का। तो अगर ये वाइस वर्सा होता तो हम कह सकते थे कि स्लिप ऑफ टंग है, लेकिन इसके बावजूद उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है तो वो वजाहत कर दें। आप दोबारा एक स्टेटमेंट दे दें कि मेरा मतलब ये नहीं था या मेरा स्लिप ऑफ टंग हुई है, लेकिन देखें, आप वजीर आजम की तरफ से बिल्कुल खामोशी है। पूरी दुनिया में इस बात को उछाला जा रहा है और जो उनके एडवाइजर्स हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर हैं, वो वजाहतें करते कर रहे हैं। तो बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है। तो वजीर आजम जब तकरीर करता है तो उसको हमेशा, एक तो मुझे समझ नहीं आता कि इमरान खान साहब को हमने हमेशा यही देखा है कि वो एक्सटेम्पोर बोलने की कोशिश करते हैं, चाहे वो बाहर मुल्क भी जाए, चाहे किसी सेमिनार में जाए, चाहे जलसे में भी जाए। तो जब आप एक्सटेम्पोर बोलना शुरू कर देते हैं तो फिर जाहिर है, और फिर आप उसमें बहुत से ऐसे इश्यूज पे बात कर रहे होते हैं जिसमें हमें नजर आ रहा होता है कि आपकी उसके ऊपर इतना अबूर नहीं है। जब आप हिस्ट्री की बात कर रहे होते हैं, आप ज्योग्राफी की बात कर रहे होते हैं, तो फिर आपसे स्लिप ऑफ टंग होना और इस किस्म की जो अल्फाज का निकलना जो है, ये बिल्कुल इसकी मुमकिनात होते हैं, हर एक के साथ हो सकता है। आप ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का जो हमारी पढ़ाई जा रही है, उसका कमाल तो नहीं है? तो खान साहब जो बोल रहे हैं, जो दुनिया की हिस्ट्री में तबसरा करते हैं, वो चीजें पेश की जाती है। मुझे नहीं पता कौन सी बुक में ज्योग्राफिया में जर्मनी और जापान की सरहदें मिली हुई हैं, और आई डोंट नो कि वो कौन सी किताबें पढ़ते हैं, बट वो एक अगेन एक अलग चीज है। लेकिन उनका जो खिताब करने का स्टाइल होता है बलोच साहब, वो हमेशा यही होता है कि वो ये समझ रहे होते हैं कि जैसे उनके सामने जितने लोग बैठे हैं वो जाहिल हैं, और वो बहुत ही एक अपने आप को आलिम फाजिल, और फिर वो दी अरब कॉन्क्वेस्ट और बैजेंटाइन और वो उस्मानिया सल्तनत और इसके हवाले इस तरह से देने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि वो ये जाहिर कर रहे होते हैं कि उन्होंने बहुत ही इल्म हासिल किया हुआ है। और तो मैं समझता हूँ कि ये जो स्टाइल है उनका तकरीर करने का, और यही हाल उनके वज़रा का भी है
अभी मैं मिसाल आपको देता हूँ, अली जैदी साहब ने जो बजट पे तकरीर की, अगर आप वो तकरीर सुन लें जरा, उससे तो लगता है कि जैसे इस कोरोना सूरत हाल में पूरी दुनिया की जो तिजारत हो रही थी वो हमारी बंदरगाह से हो रही थी। पूरी दुनिया बंद पड़ी थी। वो कहते हैं जी जवाहरलाल नेहरू जो बंदर पोर्ट है बॉम्बे की, वो भी बंद थी। इस खत्ते में तिजारत हो रही थी तो सिर्फ पाकिस्तान से हो रही थी। अब वो किस चीज की तिजारत हो रही थी, कितनी तरक्की हो रही थी, हमें तो नहीं मालूम। इसका शायद जो कराची में नहीं, वो समुद्र के पास रहते हैं। अगर तुजारत इतनी हो रही थी तो हमारी मैशत में वो चीज दिखाई क्यों नहीं दे रहा है कि 22 माह मैं यही में बात कि कर रहा हूँ, हो हमारी सकता है वो कि जाहिर है वो जवाब इकॉनमी आपका पे इम्पैक्ट पड़ना चाहिए ना पॉजिटिव। बलोच साहब, हो सकता है मैं यहाँ इस्लामाबाद में बैठा हूँ, मुझे नजर ना आ रही हो। कराची जो समंदरी इलाका है वहां पे लोगों को मिल रहे हो मछेरे, मेरे ख्याल में खुशहाल हो गए होंगे अब तक यार फिशरमैन जो है। हालांकि ठीक है, आप इस्लामाबाद है ना, आप तो कराची नहीं गए नहीं ना। मैं तो सिंध से ताल्लुक है, मैं तो कराची सिंध के दारुल हुकूमत कराची जाता रहता हूँ, मेरा आना जाना होता है। मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा, तो फिर किसको दिखाई दे रहा? बहरहाल कहने का मकसद ये है कि जब आप तकरीरें सुनते हैं तो वो आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि इसी पाकिस्तान की बात हो रही है, कहाँ की बात हो रही है, कि शायद ये इन्होंने कोई रात को कुछ देखा है और सुबह उठ के वो तकरीर करने आ गए, कोई ऐसा लगता है। तो ये हर एक का हाल है। ऑन ग्राउंड अगर आप देखें तो सिचुएशन जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती है हर इशू के ऊपर। अगर आप देख लें, आज बल्कि मैं कहीं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था, वो कह रहे थे जी हुकूमत ने आटे का नोटिस लिया, आटा महंगा हो गया, चीनी का नोटिस लिया, नहीं, चीनी महंगी हो गई, ये तो आमिर भाई, प्याज का। आप बिल्कुल ये चीजें जो भी गिनवाए आप तो उस पर हम बात करते हैं। जी बोले आप, प्लीज। ये जो अद्वियात का नोटिस लिया, अद्वियात की कीमतें बढ़ गई, वो भी आपके सामने है। अब उन्होंने पेट्रोल की कीमत का भी नोटिस लिया था, पेट्रोल की शॉर्टेज का नोटिस लिया था। उस चीज गायब हो जाती है या तो मार्केट से या आवाम के ऊपर उसका हुसूल जो और मुश्किल हो जाता है। तो मैं आज सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था कि लोगों की तरफ से दरखास्त आई थी कि हुकूमत से गुजारिश है कि बराए करम अब ये सब और कुछ ना करें तो नोटिस लेना ही छोड़ दे चीजों का। तो तो शायद ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकली हमने देखा है ना, कि जिस चीज का हुकूमत ने नोटिस लिया, उसकी इंक्वायरी हुई, वो चीज महंगी हुई या गायब हुई या उसकी प्राइसेस बढ़ी। तो ये तो बिल्कुल इसमें कोई ऐसी चीज है नहीं जो हम उसका जिक्र न करें। और दूसरी, जी आप अगर गुज़िश्ता हफ्ते के अखबारात देख लें तो उसमें बड़ी लीडें लगी हुई थी। वजीर आजम ने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया, गिरफ्तारियां करें, लाइसेंस मंसूख करें जी इनके सबके आप, और जुर्माने होंगे और सब कुछ होगा। आपने क्या 3 करोड़ 4 करोड़ के जुर्माने करके जो रातों रात आपने उनको अरबों रुपए का फायदा पहुंचाया कीमतें बढ़ाकर, तो क्या अवाम को ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा? ये जो माफियाज हैं, मैं ये नहीं कहता कि वजीर आजम साहब की इंटेंशन शायद दुरुस्त होंगी, बिल्कुल दुरुस्त होंगी, वो इन माफियाज की आइडेंटिफिकेशन भी सही कर रहे हैं, लेकिन आखिर में वो बेबस नजर आते हैं। वो पॉइंट आउट करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं, लेकिन उसके बाद हथियार फेंक देते हैं और फिर हमें ये नजर आता है कि माफियाज जो हैं वो हुकूमत से ज्यादा जो है स्ट्रांग नजर आते हैं। यार तो इनके पास आमिर भाई, इनके पास तो कोई जस्टिफिकेशन भी देने का कोई अकल नहीं है ना। ये कहते हैं कि पिछले 10-15 दिनों में कोई पेट्रोल की जो खाम तेल की कीमत है वो $20-25 बढ़ गई। तो भाई आपको इंपोर्ट करते करते तो आपको तकरीबन 1 माह लग जाता है ना। 15 दिन तो आपके मुल्क में पेट्रोल था ही नहीं। वो तो सारी वो उन्होंने तो अभी उसका वो तो अभी 15-20 दिनों में अगर बढ़े हैं तो 15-20 दिनों में तो आपके पास वो फ्यूल तो नहीं आया, आपके पास तो पुराना पड़ा है। एक और चीज इसमें जो बलोच साहब अहम है वो ये है कि हमारे पास कीमतें एडजस्ट करने के एक तरीकेकार है। ओगरा की एक समरी जाती है, पेट्रोल की कीमतें ऊपर नीचे होती रहती है, शुरू से होता जा रहा है, लेकिन उसकी समरी जाती है। इस दफा ओगरा की समरी किधर है? और आपको क्या अर्जेंसी थी कि 4 दिन बाद आपने पैसे ही कीमत को रिवाइज करना था, तो आपने 4 दिन भी वेट नहीं किया और एकदम 26 रुपए आपने कीमत बढ़ा दी। तो ये सारी चीजें बिल्कुल मुकम्मल तौर पर एक्सपोज है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन बनती ही नहीं है। जितनी मर्जी वजाहतें करते रहे, अवाम को नजर आ रहा है कि कौन से माफियाज इस मुल्क के अंदर कितने स्ट्रांग है माफियाज, चाहे वो शुगर के माफिया हो, चाहे वो पेट्रोल माफिया हो, चाहे वो मेडिसिन का फार्मा का माफिया हो। जो भी माफियाज हैं इस मुल्क के अंदर, उन्होंने अपनी जड़ें इस दौर में 2 साल के अंदर मजीद मजबूत की हैं, बजाय इसके कि उनको वीक किया जाता। आमिर भाई, माफिया मजबूत नहीं है मेरे ख्याल में। इस हुकूमत ने अपनी कंट्रोवर्सीज में जो इदारे हैं उनको इतना टूथलेस बना दिया। वो ओगरा हो, वो पेमरा हो, वो नेपरा हो,
वो सिक्योरिटी एक्सचेंज हो कि वो इदारे अब फंक्शन ही नहीं कर पाते सवाए कुछ समरीज के। अब ओगरा का क्या किरदार है? कुछ भी नहीं। नेपरा के कराची में लोड शेडिंग है, बिजली लोगों को नहीं मिल रही है, नेपरा कुछ नहीं कर पा रही है। यही सूरत हाल उसकी ओगरा की है, यही सूरत हाल सिक्योरिटी एक्सचेंज की है। वही मैं बात कर रहा हूँ कि हर इदारे में यही हाल है। आप कराची की लोड शेडिंग की बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद के अंदर बहुत बुरा हाल है बिजली का, कई सेक्टर्स में जा रही है और हुकूमत हमें हमेशा ये कहती है कि लोड शेडिंग नहीं हो रही। और मजे की बात है कि अभी कोई आधा घंटे पहले मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से एक प्रेस रिलीज आई है जिसमें उन्होंने कहा देखी है जिन इलाकों में लॉकडाउन हो रहा है वहां लोड शेडिंग ना की जाए। तो अगर मुल्क में लोड शेडिंग नहीं है तो आपको ये हिदायत इशू करने की क्या जरूरत थी? तो हम किस चीज पर बात करें, इस हुकूमत की किस इदारे की हम बात करें? आमिर भाई ये तो होगी वजीर आजम की तकरीर और ये इदारों की। जो फवाद चौधरी साहब बोले हैं, उसके बाद राजा रियाज साहब बोले हैं कि हमारी हर जगह तजलील हो रही है, उसके बाद कुछ और MNA चीख पुकार हो रही है। तो ये कैसे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि विद इन गवर्नमेंट कुछ है, कोई इशूज, कोई चीजें, कोई और डेवलपमेंट कोई नहीं हो रही है क्या? देखें, हमारी जो हिस्ट्री है सियासी वो यही बताती है कि आपकी पार्टीज के अंदर जो लोग हैं उनके चेहरे जो है वो सेम रहते हैं, पार्टीज बदलती रहती है लेकिन लोग वही रहते हैं। और यही लोग जो होते हैं, इनके जो बयानात होते हैं, यही इंडिकेटर होते हैं कि आगे क्या हमारी सियासत में होने वाला है। तो फवाद चौधरी साहब भी उसी एक ग्रुप में से हैं जो पार्टीज भी बदलते रहे और इशारा देखने पर पार्टीज में चले जाते हैं। तो अब फैयाजुल हसन चौहान ने उनका खैर जवाब भी दे दिया, तो वो खुद भी उसी ग्रुप के हैं। तो और इसके अलावा PM की तकरीर के बाद चौधरी शुजात हुसैन का एक बयान आया है, पता नहीं आपकी नजर से गुजरा या नहीं गुजरा, जिसपे उन्होंने वजीर आजम के बयान पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, खासतौर पर जो एजुकेशन सिलेबस के हवाले से, मदारिस के हवाले से। तो वो भी इनके अलाइज हैं। मैंगल साहब पहले ही छोड़ चुके हैं। ये सारी चीजें माजी में देखते आए, लेकिन ये चीजें उस वक्त होती हैं जब कोई तब्दीली होने लगी होती है। तो अभी तो या गवर्नमेंट के 3-4 साल गुजर चुके होते हैं और कोई तहरीकें चल रही होती हैं, धरने चल रहे होते हैं, उस दौरान ये तब्दीलियां होती हैं। तो अब तो कुछ भी नहीं है ऐसी चीज। अब तो लोग भी कोई ऐसे कोरोना की वजह से पहले ही घरों में बैठे हुए हैं और ये तब्दीलियां और ये बयानात आना शुरू हो गए। तो ऑफ कोर्स इसका कुछ भी नतीजा आप निकाल सकते हैं। और जो लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं, अपोजिशन भी कुछ नहीं कर रही है, लेकिन इनसे तो मामला नहीं चल रहे हैं। ये तो खुद कह रहे हैं कि हमसे मामला नहीं चल रहे हैं। वो राजा रियाज साहब ने रवां हफ्ते टीवी चैनल्स पे, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आके कहा कि हमारी हर जगह पे तजलील हो रही है। और वो जो सराकी है ख्वाजा साहब, मैं फिर वही बात करूंगा जी, ये जो रियाज साहब जिनकी आप बात कर रहे हैं, इन लोगों के बयानात की इससे ज्यादा अहमियत नहीं होती कि ये आपको सिर्फ एक इशारा दे देते हैं कि क्या होने जा रहा है और पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। इसके अलावा इनके बयानात की कोई इतनी ज्यादा अहमियत होती नहीं है। तो वो जाहिर है हमें बता रहे हैं कि पार्टी के अंदर बड़ी जबरदस्त किस्म की ग्रुपिंग है। जो फवाद चौधरी साहब ने बताया कि जी जहांगीर तरीन साहब ने असद उमर को निकलवाया, असद उमर ने जहांगीर तरीन को ही निकलवा दिया, और शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो भी सब ग्रुप के, वो सारा कुछ ये देख रहे हैं। तो पार्टीज के अंदर ग्रुपिंग होती है, लेकिन हुकूमत के अंदर काबीना के लोग कम अज कम इस किस्म की बयानात नहीं देते, इंटरव्यूज नहीं देते। ये हम पहली दफा देख जी। आमिर साहब, एक नई और एक डेवलपमेंट है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कल शहबाज शरीफ से रब्ता किया है, फोन पे गपशप हुई है और मेरे ख्याल में काफी अरसे के बाद हुई है। एक तरफ हुकूमत में अगाड़ पछाड़ है, उसमें कमजोरियां हैं, इख्तलाफात हैं, बेबसी है, दूसरी तरफ अपोजिशन मुतहरिक होती नजर आ रही है। तो इसको आप किस तरह देखते हैं? देखें, अपोजिशन जो बिलावल साहब राब्ते कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ शहबाज शरीफ से राब्ता नहीं किया, उन्होंने कल तकरीबन 7-8 लोगों को टेलीफोन किए हैं। तो अब बार बार प्रेस रिलीज आ रही थी कि उन्होंने जो है वो आफ्ताब शेरपाव को भी फोन कर दिया, फजल रहमान को भी फोन कर दिया, मैंगल को भी फोन कर दिया। तो वो एक कोई APC बुलाना चाह रहे हैं। तो APCs इस मुल्क में पहले भी होती रही हैं। तो जहां तक अगर सिर्फ APC बुलानी है उन्होंने, तो और जिस तरह के हालात जा रहे हैं तो उसमें ज्यादातर जो शुरा हैं वो वैसे ही आपको पता है कि वीडियो लिंक के जरिए तकरीरें करेंगे, एक डिक्लेरेशन आएगा। तो मैं नहीं समझता कि बिलावल साहब जो एफर्ट्स कर रहे हैं इसका कोई प्रैक्टिकल कोई अपोजिशन इस पोजीशन में है कि वो कोई प्रैक्टिकली कोई तहरीक का ऐलान करे या कोई स्टेप ले सके, जिस तरह उन्होंने बजट में इस हुकूमत को फैसिलिटेट किया है। रात को आप देखें पेट्रोल की कीमत बढ़ी है और इस वक्त असेंबली का सेशन जितना स्मूथली चल रहा है, ना हमें कोई एहतजाज नजर आया। बातें जरूर की हैं मेंबर्स ने तकरीरों के दौरान, लेकिन कोई जितने शिद्दत से जितनी शिद्दत महसूस की जा रही थी वो वहां कुछ नहीं, उस हवाले से वो उस हद तक तो कुछ भी नहीं हुआ।
बिल्कुल नहीं, एज पर एग्रीमेंट कट मोशंस पर तकरीरें करके और वो पास हो ही जा रही हैं। तो अपोजिशन तो बिल्कुल फैसिलिटेट कर रही है इस वक्त हुकूमत को इस सारे मामले में। और पेट्रोल की कीमत आपको पता है वैसे भी बलोच साहब, ये अवाम का मसला है, ये हुकूमत या अपोजिशन में जो लोग बैठे हैं इनका ये इशू है नहीं, और ये अपोजिशन वालों को भी मालूम है और जो ट्रेजरी में उनको तो जाहिर है मालूम है। बहुत शुक्रिया आमिर वसीम साहब। नाज़रीन, ये थे आमिर वसीम साहब। आमिर वसीम साहब ने जो मैंने जो चीज़ समझी है वो सारी उसकी गपशप से हमारे जो भी सवाल जवाब या एक दूसरे से जो बातें हुई हैं वो ये है कि हुकूमत में बहरान है, हुकूमत में बेबसी है, लाचारी है, कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन उसके बावजूद अपोजिशन भी कुछ करने के मूड में नहीं है, वो भी हुकूमत को मजीद फैसिलिटेट कर रही है कि ये हुकूमत करती रहे, लोगों के जो मुश्किलात हैं वो बढ़ती रहें, तो अपोजिशन भी कुछ नहीं कर पाएगी और हुकूमत भी चलती रहे और वो भी अपनी जो है वो स्किन बचा के रखें और बैठे रहें इस गर्मी में। कहाँ एक तरफ कोरोना है, गर्मी है, कौन हमाम के लिए निकले, उसकी क्या ज़रूरत है। तो ये सूरत हाल सच्ची हकीकी तौर पे दिखाई दे रही है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। हम आपके साथ टच में हैं और डेली आपको अपडेट मुख्तलिफ इशूज़ पे करते रहते हैं। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब करें, वॉच करें और शेयर करें। तो मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।